हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एबीएफएम के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो मैनेजमेंट थॉट्स को लेके इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसीडर करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है कि हेनरी फ्यूल जो थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो इंट्रोड्यूस करा था। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? द फेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको हम FW टेलर भी कहते हैं, वो एम्फसाइज करते थे वर्क फ्लो एफिशिएंसी पे और लेबर प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, और जो टेलर की बुक है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो पब्लिश हुई थी 1911 में। और पीटर ड्रकर जो है वो टेलर को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, मींस कि वो टेलर की यहाँ पे प्रेज करते हुए उन्हें न्यूटन, आइजैक न्यूटन या फिर आर्किमेड्स कह के बुलाते हैं, ऑफ द साइंस ऑफ वर्क कह के, मींस कि वो उनकी प्रेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू है, जिसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, फॉल्स ट्रू। ऑप्शन बी जिसमें फॉल्स ट्रू 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 है, या फिर सी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स है, या फिर डी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है हेनरी फ्योल ने डेवलप करा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो FW टेलर ने दिया था। ठीक है, तो ये है यहाँ पे क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बोली जा रही है टेलर फोकस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी थ्रू वर्कफोर्स वर्कफ्लो एनालिसिस। राइट, तो यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही है कि उन्होंने ये, उनका जो एम्फेसिस था वो किस पे था? वर्कफ्लो एफिशिएंसी पे था, लेबर प्रोडक्टिविटी पे था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई यहाँ पे? ट्रू हो गई। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि यस, उनकी बुक जो है यहाँ पे पब्लिश हुई थी 1911 में। ठीक है, कंसीडर्ड हाईली इन्फ्लुएंशियल जो है ये बुक थी। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जा रही है? ट्रू हो जा रही है। ठीक है, अब कहते हैं ड्रकर गेव टेलर हाई प्रेज इन दिस एग्जैक्ट कंपैरिजन। यस, उन्होंने उनको आइजैक न्यूटन कह के बुलाया, ठीक है, आर्किमेड्स कह के बुलाया, कि, कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट में। राइट, तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई है? ट्रू है। तो इसके बिहाफ पे यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है? यस, यस, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, कि पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तीसरी ट्रू है, चौथी ट्रू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे? अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्निंग पर शेयर निकालनी है, हमें कैलकुलेट करना है बेस अर्निंग पर शेयर बेस्ड एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो के बेस पे हमें ये देखना है कि ईपीएस क्या है। ठीक है, हमें एक्वायरर्स ईपीएस दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसका अर्निंग पर शेयर 12 है। टारगेट कंपनी का ईपीएस क्या है? ₹6 है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बताइए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? यस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है कि टारगेट कंपनी का जो ईपीएस है, टारगेट कंपनी का ईपीएस है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्वायर कंपनी के ईपीएस से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ईपीएस बेस्ड एक्सचेंज रेशियो। तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज 6/12। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है? यस आपके पास, यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 0.5 जो है यहाँ पे आंसर रहेगा। रेशियो क्या रहेगी यहाँ पे? 0.5। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एल अल्फ्रेड शैंडलर जूनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इन एन एंटरप्राइज। तो कहता है अल्फ्रेड शैंडलर जूनियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम स्ट्रेटेजी प्रोसेस को कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या? ठीक है, इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स और रिसोर्सेज को एलोकेट करने के साथ। ठीक है,
इनको इंक्लूड करके हम उसको कैसे डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस है हमारे पास। यहाँ पे पहला है यहाँ पे द परस्यूट ऑफ competitive advantage through market positioning। दूसरा है द डिटरमाइनिंग ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विद रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है द फॉर्मुलेशन ऑफ टेक्टिकल प्लान्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टेक्टिकल प्लान्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, उसे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रोसेस बोला जा रहा है। ठीक है, या फिर द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स फीडबैक, कि हमें स्टेक होल्डर्स की फीडबैक चाहिए या फिर उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए किसमें, ऑपरेशनल डिसीजन में, उसको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहला कहता है कि दिस अलाइन मोर विद पोर्टर्स व्यू, तो जो पहली यहाँ पे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे पोर्टर्स के व्यू ज्यादा लग रहे हैं, बट यहाँ पे हमें किसके व्यूज के अकॉर्डिंग बताना है, अल्फ्रेड शैंडलर्स जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, क्रॉस हो गई। ठीक है, देन कहता है कि Chandler defined strategy as setting long-term goal and allocating resources accordingly. Yes, Chandler ने जो ये B point है यहाँ पे ट्रू है, हम बोल सकते हैं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे Chandler ने ऐसे ही डिस्क्राइब करा है कि लॉन्ग टर्म गोल्स एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विद रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, स्ट्रेटेजी प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्टिकल प्लानिंग की, तो वो शैंडलर की स्ट्रेटेजी को डिफाइन यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर की फीडबैक की अगर हम बात करें तो शैंडलर्स ने जो है उन इस पे भी फोकस नहीं करा है। ठीक है, इस पे भी एम्फेसाइज उन्होंने नहीं करा है, तो इस बेसिस पे आंसर क्या रहा हमारा, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड बाय पीटर सेंज। ठीक है, पीटर सेंज ने यहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन्स को कैसे बताया है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है उसके डिसिप्लिन्स को, यहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन्स को। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, पर्सनल मास्टरी इन्वॉल्व्स अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, की पर्सनल मास्टरी क्या है कि हम अपना गोल तो अचीव करें करें साथ अपना गोल अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी हमें अलाइन करके चलना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या करा जा रहा है, मेंटल मॉडल एनकरेज करता है रिफ्लेक्शन ऑन अजम्पशन एंड परसेप्शन, कि मेंटल मॉडल क्या कहता है कि हमारी अजम्पशंस क्या है, क्योंकि हर बंदे का परसेप्शन अलग है, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदे का हर चीज को देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे बोल रहा है। कहता है तीसरा कहता है टीम लर्निंग प्रमोट इंडिविजुअलिज्म ओवर कोलैबोरेशन, टीम लर्निंग जो है वो प्रमोट करती है इंडिविजुअलिज्म, कि बंदा अकेला अकेला वो चीजें करे, ना कि कोलैबोरेशन के साथ वो काम करे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, सिस्टम थिंकिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम थिंकिंग क्या बताता है कि यहाँ पे इंटरकनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या कनेक्शन है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन कौन सा डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड करता है कि क्या कनेक्शंस हैं। राइट, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पहला और दूसरा यहाँ पे सिर्फ करेक्ट है, या फिर पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है, या फिर दूसरा तीसरा और चौथा करेक्ट है, या फिर पहला तीसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्सनल मास्टरी हेल्प्स इंडिविजुअल्स ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू शेयर विजन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। ठीक है, क्योंकि ये भी यही चीज बोल रहा है कि हमें अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है उसे भी कंप्लीट करके चलना है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है मेंटल मॉडल चैलेंजेस इनग्रेन्ड assumptions थ्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनकरेज करता है रिफ्लेक्शन को, कि हर बंदे का चीज को देखने का नजरिया डिफरेंट है ना, परसेप्शंस डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करेगा, हर पर्सन प्रॉब्लम को कैसे लेगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे ट्रू है। देन आता है टीम लर्निंग एनकरेज कोलैबोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो यहाँ पे तो बोला जा रहा था इंडिविजुअलिज्म को एनकरेज करता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट।
देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिस्टम थिंकिंग प्रमोट्स होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक्स हैं उसको एज ए होल यहाँ पे स्टडी करता है, प्रमोट करता है, और ये बताता है कि इसमें इंटरकनेक्शंस हैं। राइट, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू हो गई। तो इसके भी यहाँ पे हमारा क्या आंसर यहाँ पे बन रहा है, यस, यस, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। राइट, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं। चाहे CIB है, चाहे JIB है, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे जो है स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। ठीक है, वो अपने चांसेस जो हैं JIB CIB प्रमोशन एग्जाम के क्लियर करने के उन्होंने इससे बढ़ाए हैं। ठीक है, आप भी अपने जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम को क्रैक करने की वो इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इस कोर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ओवर अगर हम बात करें मोर देन 10 लाख स्टूडेंट ने इस कोर्स का बेनिफिट उठाया है। ठीक है, अब इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, PDF क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडीज यहाँ पे डिस्कस होंगी। ठीक है, केस स्टडीज रहेंगे इस कोर्स में, लाइव क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है तो लाइव क्लासेस भी इसमें रहेंगी। तो ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे, ये कोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा www.nstoolschoolofbanking.com पे। उसमें आप कोर्सेज पे आके जो भी आपको कोर्स चाहिए CIB JIB बैंक प्रमोशनल, ठीक है, वो कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि लास्ट 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो इस कोर्स का बेनिफिट लेके अपने चांसेस जो हैं वो एग्जाम को क्रैक करने के वो इम्प्रूव कर लें, इंक्रीज कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू असेसमेंट फॉर फर्म बी, ठीक है, डाइवेस्टमेंट डिसीजन है यहाँ पे। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि इफ फर्म बी इज ऑफर्ड 320 करोड़, ठीक है, उसको यहाँ पे 320 करोड़ ऑफर करे जा रहे हैं फॉर इट्स स्टेक। ठीक है, उसके स्टेक के लिए इन द मर्जर एंड इट्स स्टैंड अलोन प्रेजेंट वैल्यू, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 300 करोड़ की है। ठीक है, कहते हैं व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिवेस्टमेंट डिसीजन फॉर फर्म बी, फर्म बी के लिए डिसीजन क्या रहेगा, क्या डिवेस्टमेंट डिसीजन होगा उसके लिए, 0 करोड़ का, 320 करोड़ का, 20 करोड़ का, या फिर -20 करोड़ का, क्या रहेगा इसका आंसर। देखो उसके पास ऑफर कितना करा जा रहा है, उसको ऑफर कितना करा गया, दैट इज 320 करोड़। उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई नेट प्रेजेंट वैल्यू, यस बता दीजिए जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 20 करोड़ जो है यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैच द कॉलम है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ग्रुप ए में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं किससे रिलेटेड, कॉस्ट एनालिसिस प्रिंसिपल जो दे रखे हैं उनको हमें यहाँ पे कंपेयर करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो कि ग्रुप बी में दे रखे हैं। तो एक बार देख लेते हैं ग्रुप ए में क्या जो हमें कॉस्ट एनालिसिस प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। पहला है कंपिटिटिव बार्गेनिंग, दूसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तीसरा है लेवरेजिंग, चौथा है जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या दे रखे हैं ग्रुप बी में जिनके साथ हमें मैच करना है। पहला, अवॉइड्स आइडल और अनफिट एसेट ऑन द रजिस्टर, दूसरा है ऑप्टिमाइजेस कॉस्ट थ्रू फंडिंग एंड एसेट स्ट्रक्चरिंग, तीसरा है ensures बेस्ट प्राइस फॉर प्रोक्यूर्ड एसेट्स, एंड चौथा है एक्सक्लूड्स रिकवरेबल ड्यूटीज फ्रॉम एसेट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, या फिर बी ए का 1, बी का 2, सी 3, डी 4, या फिर A2, B1, C4, D3, या फिर D A4, B3, C1, D2।
ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? उसके लिए हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। कहते बार्गेनिंग, देखो बार्गेनिंग में क्या है, इंश्योर करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, हम क्या देख बार्गेनिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि कॉस्ट हम बचा सके। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सके। तो ये किससे मैच करेगा यहाँ पे? यस, ये किससे मैच कर जाएगा यहाँ पे? यस, यहाँ पे करेगा ये इज एंश्योर बेस्ट प्राइस फॉर प्रोक्यूर्ड एसेट, एसेट का हम बेस्ट प्राइस ले सके, इसलिए हम यहाँ पे कंपिटिटिव बार्गेनिंग को से मैच कर रहे हैं। ठीक है, देन आता है रिकवरेबल टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एसेट कॉस्ट। जो रिकवरेबल टैक्स है वो एसेट कॉस्ट से क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये किससे मैच कर जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मैच कर जाएगा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के साथ। दैट जो कह रहा है यहाँ पे एक्सक्लूडेड एक्सक्लूड्स रिकवरेबल ड्यूटीज फ्रॉम एसेट कॉस्ट। ठीक है, अब कहता है लेवरेजिंग, लेवरेजिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑप्टिमाइजिंग फंडिंग एंड एसेट एक्विजिशन। ठीक है, फंडिंग को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइजली यूज करना और एसेट को एक्विजिशन करना। ठीक है, तो ये किससे यहाँ पे मैच कर रहा है? यस, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट थ्रू फंडिंग एंड एसेट स्ट्रक्चरिंग के साथ। ठीक है, तो ये सी किससे मैच कर जाएगा? सेकंड पॉइंट के साथ। देन आता है जस्टिफिकेशन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अवॉइड करना आइडल और अनफिट एसेट्स को ऑन द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है जस्टिफिकेशन प्रिवेंट्स आइडल और अननेसेसरी एसेट्स को प्रिवेंट यहाँ पे करना। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये डी से मैच हो जाएगा। तो इस बेसिस पे क्या आंसर बन गया हमारे यहाँ पे? यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to features of a horizontal merger, horizontal merger के फीचर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बता रही हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? जो सेम इंडस्ट्री के जो सेम तरह की इंडस्ट्री है, जिस जैसे सपोज हमारी हौजरी की इंडस्ट्री है तो वो भी हौजरी में ही डील कर रहे हैं, तो उनके साथ हम मर्जर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है। ठीक है, तो अब इसकी फीचर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बता रही हैं वो देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट कंबाइंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट सेक्टर। ठीक है, वो कंपनीज कंबाइन हो रही हैं यहाँ पे जो सेम मार्केट सेक्टर में काम करती हैं। दूसरा, इट ऑफन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड मार्केट शेयर फॉर द कंसोलिडेटेड एंटिटीज। ठीक है, ये ऑफन इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है मार्केट शेयर हमारा फॉर द कंसोलिडेटेड एंटिटीज के लिए। देन आता है इट फॉस्टर बायर सेलर कोलैबोरेशन। तो ये कहता है ये हॉरिजॉन्टल मर्जर जो है वो बायर और सेलर का मर्जर है, कोलैबोरेशन है। ठीक है, कहता है इट में ड्राइव द न्यू एंटिटी टूवर्ड्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट डोमिनेंस। तो एक नई एंटिटी आ रही है टूवर्ड्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट डोमिनेंस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि 1 और 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट हैं, यहाँ पे 1, 2, 4 ओनली करेक्ट हैं, 2, 3 और 4 ओनली करेक्ट हैं, 1, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? इन्वॉल्व बिजनेस इन द सेम सेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कहता है दूसरा क्या है? मर्ज्ड एंटिटी टिपिकली गेन ग्रेटर मार्केट शेयर। तो यस, ये ग्रेटर मार्केट शेयर यहाँ पे क्या कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ दो कंपनीज काम कर रही थी अब एक कंपनी कर रही है, तो वो पूरी मार्केट वो कैप्चर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, बायर सेलर जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है जब मर्जर होता है उसको वर्टिकल मर्जर कहते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस हो गया। देन था हॉरिजॉन्टल मर्जर में रिड्यूस कंपटीशन। तो ये यहाँ पे जो डोमिनेंस था यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक का, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, मोनोपोली को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यस, ये भी यहाँ पे क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे क्या आंसर हमारा करेक्ट बैठ रहा है? यस, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूं। अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये हमारी पहले वाली वेबसाइट से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये है www.jibcibonline.com। ठीक है, इसमें जो भी सीआईबी से रिलेटेड हम आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, चारों के चारों जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है आपको इस पे अवेलेबल होंगे, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप रियल टाइम इनको प्रैक्टिस कर पाओगे।
ठीक है, तो आपको जस्ट इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है, और CIB एग्जामिनेशन वाले उस पे आना है, उसमें आपको चारों सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे। आप रियल टाइम में इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके चांसेस जो हैं एग्जाम को क्रैक करने के, वो यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी स्पैक की डिसएडवांटेजेस को लेके यहाँ पे क्या ट्रू है क्या फॉल्स है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है कि स्पैक investors always know how their fund will be used before the merger, कि जो स्पैक में पैसा लगाते हैं लोग, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पता होता है कि टारगेट कंपनी कौन सी है, किस किस कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करा जा रहा है। ठीक है, दूसरा, शेयर होल्डिंग डिल्यूशन कैन अकर ड्यू टू फाउंडर शेयर्स एंड अर्नआउट्स। ठीक है, शेयर होल्डर की जो डिल्यूशन है यहाँ पे, उनका जो राइट है वो डिल्यूट होता है यहाँ पे, किसकी वजह से, फाउंडर शेयर्स की वजह से और अर्न आउट की वजह से। ठीक है, अर्न आउट बेसिकली क्या है कि जिसमें सपोज हमने मर्जर करा है किसी कंपनी के साथ, ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ मर्जर करा है। ठीक है, अब ये कंडीशन रख दे रहा है यहाँ पे कि अगर आप 3 साल में ये परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हो, कि जो भी गोल सेट करा है कि ये चीज आप कर लेते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे 3 साल होगा, कोई भी टाइम हो सकता है, हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये इसको सिर्फ 70% यहाँ पे पेमेंट कर रहा है। बाकी की 30% पेमेंट ये कह रहा है मैं तब करूंगा जब आप ये चीज अचीव कर लोगे। ठीक है, विद इन दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे अर्न आउट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पे जो शेयर होल्डर डिल्यूशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड है, स्पैक जो है आर सब्जेक्ट टू द सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल डिलिजेंस एज ट्रेडिशनल IPO। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल IPO है और स्पैक है वो सेम लेवल पे हैं, बट ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज सही है कि गलत है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंक्रीज रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड डिस्क्लोजर नॉर्म हैव इम्पैक्टेड स्पैक एक्टिविटी, कि जो रेगुलेटरी ओवरसाइट इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्पैक पे अब जो है उसके लिए ज्यादा जो है रूल एंड रेगुलेशन जो आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं स्पैक की एक्टिविटीज को। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, या फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला कहते हैं इन्वेस्टर्स डोंट नो द टारगेट कंपनी, बट यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि वो जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स हो गई। ठीक है, देन बोला जाता है स्पॉन्सर्स फाउंडर शेयर एंड अनाउट डिल्यूट शेयर होल्डर्स अदर शेयर होल्डर्स, सो यस ये ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया हमारा। अब कहते हैं स्पैक अंडरगो लेस स्ट्रिंजेंट डिलिजेंस देन IPO, तो यस IPO के कंपैरिजन जो है, जो डिलिजेंस है यहाँ पे कम होती है स्पैक में। राइट, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ तो बोला जा रहा था सेम लेवल पे हैं। ठीक है, देन आता है इंक्रीज रेगुलेटरी, यस जो है न्यू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रूल जो है इन USA का, उसमें यहाँ पे ओवरसाइट कर दिया गया है, हैव रिड्यूस पैक, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पैक की फाइलिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो इसमें इम्पैक्ट पड़ा है स्पैक पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे क्या आंसर हमारा यहाँ पे बना है, यस, यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑन द प्राइस प्राइमरी एक्सचेंज अ कंपनी ट्रेडेड एज फॉलोज ओवर 60 days। हमारे पास ठीक है, उसमें टोटल वॉल्यूम क्या है, 6 लाख शेयर्स का, जो है यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वैल्यू दे रखी है। हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस। ठीक है, वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस हमें बताना है क्या रहेगा। ऑप्शन है ₹110, ठीक है, या फिर ₹115, या फिर ₹125, या फिर 120। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, वैल्यू वेटेड या फिर वेटेड वैल्यू मार्केट प्राइस का, वेटेड वैल्यू मार्केट प्राइस का जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल यहाँ पे जो हमारी ट्रेडेड वैल्यू है
वो कितनी है, दैट इज 7 crore 20 lakhs की, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है तो वो हम लिख लेते हैं, ये हम रहेगी टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी रहेगी, ठीक है। दैट इज हमारी यहाँ पे है 7 crore 20 लाख की, डिवाइड बाय 6 लाख, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या आंसर रहने वाला है इसका। यस, डिवाइड कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 120 रुपीज जो है यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू वेटेड मार्केट प्राइस, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो ₹120 जो है यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, What is another common name for special purpose acquisition company? SPAC कंपनी का another name क्या है, ठीक है, और उसको ऐसा क्यों बोला जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, शेल कंपनीज बोला जाता है उन्हें बिकॉज दे ऑपरेट विदाउट अ फिजिकल ऑफिस, क्योंकि उनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता है, वो बिना फिजिकल ऑफिस के ऑपरेट करते हैं, इसलिए उन्हें शेल कंपनीज कहा जाता है। या फिर रिवर्स मर्जर फर्म्स कहा जाता है क्योंकि वो बाईपास करें यहाँ पे ट्रेडिशनल आईपीओस को। या फिर ब्लैंक चेक कंपनीज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है टारगेट कंपनी कौन सी है। या फिर वेंचर शेल्स कहा जाता है बिकॉज दे आर यूज टू इंक्यूबेट स्टार्टअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। पहला क्या कह रहा है, शेल कंपनीज आर अ ब्रॉडर कैटेगरी, शेल कंपनीज जो हैं वो ब्रॉडर कैटेगरी हैं, स्पैक जो है वो उसके आगे नैरो कॉन्सेप्ट है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्स मर्जर आर डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो रिवर्स मर्जर होता क्या है, पहले हम वो बात कर ले कि रिवर्स मर्जर में क्या है। सपोज ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करना चाह रही है, बट डायरेक्टली नहीं, वो अपने सब्सिडरी के थ्रू यहाँ पे एक्वायर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सब्सिडरी कंपनी जो है बी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करा जा रहा है, अब यहाँ पे बी कंपनी का अगर आइडेंटिटी खत्म हो रही है, ठीक है, सब्सिडरी की रह रही है आइडेंटिटी, तो वो तो फॉरवर्ड मर्जर हो गया। बट अगर यहाँ पे उसकी सब्सिडरी कंपनी की आइडेंटिटी खत्म कर दी जा रही है, बी कंपनी की आइडेंटिटी यहाँ पे रह रही है, तो वो रिवर्स मर्जर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स मर्जर कहते हैं, तो स्पैक जो है वो रिवर्स मर्जर भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। फिर आता है ब्लैंक चेक कंपनीज, स्पैक को हम ब्लैंक चेक कंपनीज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है टारगेट कंपनी के बारे में, इसलिए वो ब्लैंक चेक कंपनीज होती हैं। वेंचर शेल कंपनी की अगर हम बात करें तो वेंचर शेल इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टर्म, ये रिकॉग्नाइज्ड टर्म ही नहीं है, तो ये भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो क्या आंसर रहने वाला है, यस, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो को लेके क्या ट्रू है और फॉल्स है वो हमें बताना है। पहला है यहाँ पे डेट टू ईबीआईटीडीए रेशियो जो है वो कैलकुलेट करी जाती है, ईबीआईटीडीए को डिवाइड करा जाता है टोटल डेट के साथ। दूसरा बोला जा रहा है डेट टू एसिड रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कि ये शो कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस थ्रू डेट, कि एसेट जो है वो फाइनेंस करे जा रहे हैं थ्रू डेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस यूज ऑफ इक्विटी मल्टीप्लायर टू मेजर फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है इक्विटी मल्टीप्लायर को। फोर्थ यहाँ पे क्या कहता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कैलकुलेट करी जाती है टोटल डेट को डिवाइड करके ईबीआईटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है, या फिर पहली और चौथी स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू है, जो ओनली 2 और 3 आर ट्रू है, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेट टू ईबीआईटी डीए का फॉर्मूला जो होता है वो टोटल डेट अपॉन ईबीआईटीडीए होता है, बट यहाँ पे तो उल्टा लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी स्टेटमेंट। देन डेट टू एसेट का मतलब होता है टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डेट टू एसेट रेशियो शो कर रही है प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स जो कि फाइनेंस करे गए हैं थ्रू डेट, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट यहाँ पे। फिर कहता है यहाँ पे
ड्यू पॉइंट पॉन्ड एनालिसिस, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आरओई जो है कैसे कैलकुलेट करी जाती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करा जाता है ऐसे टर्नओवर्स के साथ और इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे इक्विटी मल्टीप्लायर को यूज करा जाता है फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, इबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ना कि टोटल डेट डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या यहाँ पे करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ये सो ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, यही यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्टफॉल इन फंडिंग टू मीट ऑफर प्राइस। तो हमें यहाँ पे शॉर्टफॉल बताना है, ठीक है, ऑफर प्राइस को मीट करने के लिए शॉर्टफॉल क्या है यहाँ पे, कहता है हम यहाँ पे फाइनेंस फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल लेंडिंग से हमने कलेक्ट करा है 95 करोड़ का डेट लिया है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8 करोड़ का, ठीक है। मैनेजमेंट इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे 10 करोड़ की, ठीक है। और यहाँ पे सोल्ड करी जा रही डिवीजन कितने की, 120 करोड़ की, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना शॉर्टफॉल क्या है, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, 5 करोड़ की शॉर्टफॉल आ रही है, 7 की आ रही है, ठीक है, जहाँ फिर 7 का सरप्लस आ रहा है, जहाँ पे 2 करोड़ की शॉर्टफॉल आ रही है। देखो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि पैसे कितने हमने अरेंज करे हैं, ठीक है। डिवीजन कितने की सोल्ड करी जा रही है, 120 की। तो पैसे अरेंज कितने करे गए हैं वो देख लेते हैं पहले। 95 हमारा डेट है, ठीक है, ये डेट है। ये यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने कितने दिए हैं यहाँ पे, दैट इज 8 करोड़, ठीक है। ये सीआरआ है, सीआर है, ये भी करोड़ है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने कितने इन्वेस्ट करे हैं, दैट इज 10 करोड़। तो इनको प्लस कर लीजिए, यहाँ पे कितने हो गए हैं ये टोटल, यहाँ पे कितने करोड़ हो गए, ये हो गए हमारे 113 करोड़ हो गए, ठीक है। बट हमें कितने यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, 120 करोड़ थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे शॉर्टफॉल कितनी आ रही है, 120 माइनस 113 करोड़, तो ये कितनी हो गई, 7 करोड़ की शॉर्टफॉल हो गई। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट हो गया, दैट इज शॉर्टफॉल है यहाँ पे 7 करोड़ की, ठीक है। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, which of the following statements about the behavior of financial leverage के behavior को देख के कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है वो हमें बताना है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल लेवरेज कैन बोथ एनहांस और एंड रिड्यूस रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंडिंग ऑन इट्स लेवल ऑफ यूज, ठीक है। हम फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो रिटर्न को एनहांस भी करती है, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस भी करती है, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी डिपेंडिंग ऑन इट्स लेवल ऑफ यूज, ठीक है। देन आता है, इन लार्ज प्रोजेक्ट्स ओवर यूज ऑफ लेवरेज इज लेस रिस्की। लार्ज प्रोजेक्ट में ओवर यूज अगर हम कर रहे हैं लेवरेज का, वो लेस रिस्की है ड्यू टू हायर एसिड बेस होने की वजह से, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे, एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ लेवरेज जो है वो बेस्ड है किस पे, रियलिस्टिक एस्टिमेशन पे, किस पे, रियलिस्टिक एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट पे, ना कि उसके कॉस्ट बेनिफिट पे, बेसिकली वो एस्टिमेटेड उस पे बेस्ड है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि स्मॉल बिजनेस जो है उसमें अबव ऑप्टिमल लेवरेज जो है वो टॉलरेबल होती है ड्यू टू मैनेजेबल रिस्क, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में रिस्क जो है वो मैनेजेबल रिस्क होते हैं, कम रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, 1 3 और 4 जो है यहाँ पे ट्रू है, वी 1 2 एंड 3 जो है ओनली यहाँ पे ट्रू है, 2 3 4 ट्रू है, या फिर ऑल द अबव आर ट्रू, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहता है फाइनेंशियल लेवरेज जो है एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, हम उसको डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं, तो ये दोनों होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगी कि लेवरेज जो है एनहांस भी करता है, रिड्यूस भी करता है, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रू हो गई यहाँ पे। सेकेंड अब हम बात करेंगे, इन द लार्ज प्रोजेक्ट ओवर यूज ऑफ लेवरेज इज लेस रिस्की। तो ये यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। लेवरेज को ओवर यूज हम कर रहे हैं लार्ज प्रोजेक्ट में, तो वो हमारे लिए रिस्की होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओवर यूज इन लार्ज प्रोजेक्ट कैन बी डिजास्टरस ड्यू टू हाई रिस्क, ठीक है। हाई रिस्क की वजह से यहाँ पे वो यहाँ पे रिस्क और बढ़ा सकता है, ना कि कम कर सकता है, ठीक है। देन आता है
ऑप्टिमल लेवरेज इज डिटरमाइंड बाय अ रियलिस्टिक कॉस्ट बेनिफिट एस्टिमेशन। यस, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि रियलिस्टिक एस्टिमेशन कॉस्ट पे ही वो बेस्ड रहता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल बिजनेस में अफोर्ड अबव ऑप्टिमल लेवरेज, क्योंकि लो रिस्क एक्सपोजर होता है उनके पास, क्योंकि कम रिस्क होता है, तो ये भी यहाँ पे ट्रू हो गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है, यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पे कि एक स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट करा है यहाँ पे 8 मिलियन टू लॉन्च अ स्पेशल एक्विजिशन। यहाँ पे स्पॉन्सर इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, $8 मिलियन स्पॉन्सर्स डाल रहे हैं स्पैक को लॉन्च करने के लिए। अब उन्होंने जो पैसा रेज करा है स्पैक ने पब्लिक इन्वेस्टर से, वो $600 मिलियन करा है, $600 मिलियन जो है यहाँ पे उन्होंने रेज करा है। अब कहते हैं स्पॉन्सर को 20% देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मर्जर हो गया है। ठीक है, अब कहता है कि अगर यहाँ पे प्राइस जो है शेयर का $10 का है, तो बताओ मार्केट वैल्यू जो है स्पॉन्सर की इक्विटी की क्या हुई। ठीक है, कि इक्विटी को जो स्पॉन्सर है उनको कितनी इक्विटी मिली, कितने रुपए की इक्विटी मिली, कितने डॉलर्स की, सॉरी, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास $100 मिलियन की, $120 मिलियन की, या फिर $150 मिलियन की, या फिर $160 मिलियन की। तो यहाँ पे हम देख ले कि पहले कितने पैसे रेज हुए हैं, $600 मिलियन रेज हुए हैं। ठीक है, बट शेयर का प्राइस कितना था, ठीक है, वो ये मिलियन है, ठीक है, डॉलर मिलियन आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हमारा शेयर का प्राइस कितना है, दैट इज 10। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कितने शेयर्स हो गए। ठीक है, हमने शेयर्स निकाल ली, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए यहाँ पे, तो हो गए $60। ठीक है, $60 मिलियन जो है यहाँ पे हमारे पास शेयर्स हैं। अब वो कह रहा है उसको कितने दिए गए हैं, स्पॉन्सर्स को 20% दिए गए हैं, तो यहाँ पे कितने शेयर्स जो हैं हमने उनको दे दिए, दैट इज 20%। तो इसके 20% यहाँ पे कितना हो गया, यस कितना आ गया 20%, ये आ गया हमारे पास $12 मिलियन के। $12 मिलियन जो है यहाँ पे किनको दिए गए हैं, $12 मिलियन शेयर जो है यहाँ पे स्पॉन्सर्स को दिए गए हैं। ठीक है, अब उनकी वैल्यू बतानी है हमें, मार्केट वैल्यू बतानी है, तो ये तो शेयर्स हो गए। ठीक है, अब उनकी वैल्यू कितनी थी, $10 का एक शेयर है, तो ये कितनी हो जाएगी, $12 मिलियन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए डॉलर डॉलर 10 के साथ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी $120 मिलियन। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, यस ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज $120 मिलियन। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पे, हमने मैच करना है लीडरशिप बिहेवियर को विद देयर एसोसिएटेड स्कूल ऑफ और फाइंडिंग्स के साथ। ठीक है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स करी या फिर कौन से स्कूल के साथ वो एसोसिएटेड है, लीडरशिप का बिहेवियर वो हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो ग्रुप ए में हमें दे रखा है लीडरशिप बिहेवियर, ग्रुप बी में हमें उनके एसोसिएट स्कूल्स या फिर उनके फाइंडिंग्स दे रखी हैं, वो हमें यहाँ पे मैच करनी है। ग्रुप ए देख लेते हैं एक बार, कंसिडरेशन लीडर्स बिहेवियर। ठीक है, लीडर्स बिहेवियर यहाँ पे बात हो रही है कंसिडरेशन बिहेवियर की। देन आता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर। ठीक है, तीसरा आता है रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर। चौथा है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, तो उनकी फाइंडिंग्स के साथ मैच करना है। फाइंडिंग्स क्या है, एनकरेजेस सोशल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एम्फेसिस प्लानिंग, टास्क अलाइनमेंट एंड गोल कंप्लीशन। तीसरा है शो कंसर्न फॉर पीपल, लोगों के लिए कंसर्न दिखाओ और उनके इंटरपर्सनल रिलेशन को बढ़ाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, प्रायोरिटाइज करना, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट मॉडल्स को यूज करना। ठीक है, तो किसको किससे मैच करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ए, जिसमें ए का 1 है, B4 C3 D2, A3 B2 C1 D4, या फिर A2 B3 C4 एंड D1, या फिर A4 B1 C2 D3। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। कहता है कंसिडरेशन बिहेवियर जो है वो फोकस करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एंड सपोर्ट पे। तो ऑब्वियसली फिर ये कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है ये इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन लीडर बिहेवियर है, वो शो करता है कंसर्न
पीपल के लिए और इंटरपर्सन रिलेशन को यहाँ पे बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा कहता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व प्लानिंग एंड अलाइनिंग रोल विद गोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एम्फेसिस कर रहा है प्लानिंग पे, टास्क अलाइनमेंट पे, गोल कंप्लीशन पे। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग कर रहा है ना यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये इससे यहाँ पे मैच हो रहा है। देन आता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है एंड एम्पावरमेंट करता है। तो यहाँ पे सी किससे मैच हो जाएगा, यहाँ पे एनकरेज सोशल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फिर डी जो है ऑब्वियसली अब ये इससे मैच होगा यहाँ पे, कि डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, प्रायोरिटाइज करता है एंड यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम यूज करता है, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है, सॉरी, यस ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाईलाइट लिमिटेशन और इनकंसिस्टेंसीज ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लिमिटेशन जो है बता रही है एआरआर मेथड की। ठीक है, पहला, एआरआर जो मेथड है में ओवर एम्फसाइज्ड डिस्टेंट फ्यूचर प्रॉफिट, ये फ्यूचर प्रॉफिट पे ओवर एम्फसाइज कर देता है। ठीक है, दूसरा एआरआर जो है वो अवॉइड करता है अनसर्टेनिटीज को ऑफ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड इन डीसीएफ मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में जैसे होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो ये उस चीजों को यहाँ पे इग्नोर करता है। ठीक है, एआरआर अलाइन द रिटर्न न्यूमरेटर एंड इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर परफेक्टली, कि इसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट परफेक्टली अलाइंड होती है। ठीक है, एआरआर जो है डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अर्ली एंड लेट रिटर्न्स, ये कोई भी फर्क नहीं करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता है अर्ली और लेट रिटर्न्स में। ठीक है, क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाले हैं, 1 2 एंड 4 ओनली, 1 3 एंड 4 ओनली, 2 3 4 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एआरआर में प्लेस एक्सेसिव वेट ऑन लेटर ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो करेक्ट हो गया फर्स्ट वाला। देन आता है यहाँ पे सेकंड, कहता है इट अवॉइड्स लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग अनलाइक डीसीएफ। यस, यही चीज इसने बोली है, ये अवॉइड करता है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, यहाँ पे ट्रू है। देन आता है देयर इज इनकंसिस्टेंसी, द रिटर्न इज फॉर शेयर होल्डर बट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेट। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है परफेक्टली अलाइंड है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनकंसिस्टेंसी रहती है, यहाँ पे रिटर्न इज फॉर शेयर होल्डर बट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें डेट इंक्लूड होता है, तो इनकंसिस्टेंसी रहती है, तो ये रॉन्ग हो गई यहाँ पे। ARR डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही है कि वो डिफरेंस नहीं करता है, तो ये भी यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पे, यस ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 2 एंड 4 जो है यहाँ पे ट्रू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, चाहे सी आई बी है, JIA भी है, या फिर प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस पे जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। लास्ट 30 years में मोर देन 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं इस चीज़ का बेनिफिट ले चुके हैं। आप भी इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने की वो बढ़ा लीजिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स मिलेंगे, PDF क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, केस स्टडी वीडियोज़ रहेंगी, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा वेबसाइट पे www.nstoolschoolofbanking.com पे, उसमें आप कोर्सेज पे आके अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको कोर्स चाहिए। तो एक बार फिर बता दूं आपको कि लास्ट 30 years में मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। तो आप भी अपनी पॉसिबिलिटी जो है एग्जाम को क्रैक करने की वो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं इस कोर्स के साथ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पे कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है, ठीक है,
रजिस्टर्ड 80 मिलियन पब्लिक शेयर्स, उन्होंने रजिस्टर करे इन इट्स आईपीओ कितने शेयर्स, 80 मिलियन। ठीक है, कहते अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी परचेज एग्रीमेंट द स्पॉन्सर इज अनटाइटल्ड 25% ऑफ द टोटल पब्लिक शेयर्स। अब उनको 25% इसमें मिलने हैं सिक्योरिटी परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हाउ मेनी फाउंडर शेयर शुड द स्पॉन्सर रिसीव, तो कितने उनको शेयर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 15 मिलियन, 18 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स थे, 80 मिलियन के शेयर थे। ठीक है, उनको शेयर कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, 25% का शेयर दिया जा रहा है। तो 25% निकाल लीजिए इसका, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, जब आप 20% करते हो तो क्या आंसर रहने वाला है। यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर। यस, यस, ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 20 मिलियन जो है यहाँ पे शेयर्स जो है वो मिलेंगे, किनको, स्पॉन्सर जो है वो रिसीव यहाँ पे करेंगे। राइट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पे, इफ XYZ कंपनी लिमिटेड हैड नो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट, अब उनको कोई इंटरेस्ट बेयरिंग डेट नहीं है और उनका EBITD जो है, EBIT वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 1 लाख टू 1,50,000। ठीक है, 1 लाख से 1,50,000 उसका EBIT हो गया और इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो EPS भी जो है वो 5 रुपीज से 7.50 रुपीज जो है वो हो गया है, 7.50 हो गया है। व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज की डिग्री क्या होगी, फाइनेंशियल लेवरेज में क्या चेंज आएगा। तो सबसे यहाँ पे ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं, 1, 1.5, 2 या फिर 0.5। तो सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पे EPS जो है वो EBT से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे EBIT होता है हमारे पास, EBIT आपको कैलकुलेट करने आता है सबको, कि सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर दो, वेरिएबल माइनस करने पे वो कंसिडरेशन हमारे पास आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास EBIT आ जाता है, और इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो, इंटरेस्ट माइनस करने पे तो EBT आ जाता है। ठीक है, और EBT में अगर इस टैक्स माइनस कर देते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और इसको अगर नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर देते हो तो आपका EPS आ जाता है, नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो EPS आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट तक भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे अब हमारा EBIT ही क्या हो जाएगा, EBT हो जाएगा। हम EBIT को ही EBT कंसीडर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब हमारे पास कितना चेंज आया है। अगर हम देखें तो कितने परसेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना चेंज आया है यहाँ पे, 1,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, क्योंकि ऐसे चेंज कैलकुलेट करते हैं ना कि कितना परसेंट चेंज आया है। ठीक है, तो ये चेंज कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, ये 50% चेंज आया है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 लाख से 1,50,000 हुआ है, तो मतलब इसका 50% और इंक्रीज हो गया, तो 1,50,000 हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, अब इसमें EBT में चेंज आ गया। अब हमारा EPS में भी चेंज आया है, EPS में कितना चेंज आया है, दैट इज 7.50 माइनस 5 अगर कर देते हैं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो ये भी कितना चेंज है कैलकुलेट कर लीजिए, ये भी 50% यहाँ पे चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना था कि फाइनेंशियल लेवरेज में क्या चेंज आया है, तो फाइनेंशियल लेवरेज चेंज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फाइनेंशियल लेवरेज की डिग्री क्या आ जाएगी, चेंज इन EBT। ठीक है, चेंज इन EBT डिवाइड बाय चेंज इन दैट इज EPS। ठीक है, EPS, तो ये फॉर्मूला रहता है इसका। तो देखो EBT हम क्यों ले रहे हैं, EBIT भी ले सकते हैं क्योंकि अभी सेम ही है, EBT और EBIT यहाँ पे सेम ही है क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं। ठीक है, ये तो है नहीं, तो ये सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे चेंज कितना आ गया है, 50% डिवाइड बाय 50% कर दो तो कितना चेंज आया। यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 1। ठीक है, 1
उसमें चेंज आया है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट डज इट मीन इफ प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो। अगर किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जीरो आती है, उसका क्या मतलब है यहाँ पे। ऑप्शंस हैं, पहला कि प्रोजेक्ट नाइदर एड्स नॉर डिस्ट्रॉयज वैल्यू, इट ब्रेक्स इवन, ठीक है, वो ब्रेक इवन पे है, ना ही वो प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हो रहा है ना ही वो लॉस हो रहा है, ठीक है। दूसरा, द प्रोजेक्ट इज हाईली प्रॉफिटेबल, कि वो बता रहा है प्रॉफिट हाईली प्रॉफिटेबल है। तीसरा, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड इमीडिएटली, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। थर्ड है, प्रोजेक्ट हैज नो कैश इन फ्लो, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर कहता है एनपीवी जीरो होता है, इट मीन्स क्या है कि प्रोजेक्ट रिटर्न एग्जैक्टली द इन्वेस्टमेंट, तो यही यहाँ पे करेक्ट बन रहा है, क्योंकि यही बोल रहे ना ब्रेक इवन है, तो रिटर्न नहीं हमें आ रहा, बट इन्वेस्टमेंट को वो कवर कर रहा है, जितना हमने पैसा लगाया था उतना ही पैसा आ गया वापस, ठीक है। दूसरा कहता है हाई प्रॉफिटेबल है, तो हाई अगर प्रॉफिटेबल तब होता है जब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। कहता है जीरो एनपीवी डज नॉट वारंट ऑटोमेटिक रिजेक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिक रिजेक्शन यहाँ पे नहीं होती, इमीडिएटली हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है जीरो इनफ्लो वुड रिजल्ट इन ए नेगेटिव, अगर जीरो इनफ्लो यहाँ पे कैश फ्लो बोल रहे जीरो है, इट मीन्स वहां पे नेगेटिव एनपीवी होगा ना कि जीरो होगा, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब बिजनेस हैज ईबीआईटी, बिजनेस का ईबीआईटी है हमारे पास 25 लाख का, ग्रॉस नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो 5 लाख है, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है यहाँ पे 5 लाख है। व्हाट इज इट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे क्या रहने वाली है। ऑप्शन है 4, 5, 3, 2, 1, यस, जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। यस, हमें बताना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो देखिए क्या रहेगा इसका आंसर। यस, आप भी मेरे साथ जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। 25 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, क्या रहेगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, दैट इज 5 टाइम्स, ठीक है, 5 रहेगा इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी और जॉब ऑफ बीइंग इन चार्ज ऑफ अ कंपनी, organization, department और team of employees. This definition is given by whom? ये definition किसने दी थी मैनेजमेंट की, ठीक है। हेनरी फ्योल ने दी थी, पीटर ड्रकर ने दी थी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दी थी, या फिर फेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दी थी, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, फिर से देख लीजिए एक बार, कि मैनेजमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है, जो जॉब है, ठीक है। बीइंग इन ए चार्ज ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी को यहाँ पे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, डिपार्टमेंट को देखते हैं, टीम ऑफ एम्प्लॉयज को देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का ये काम है, यहाँ पे जॉब है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। हेनरी फ्योल ने प्रपोज करा था फॉर्मल फंक्शन बट नॉट दिस स्पेसिफिक डेफिनेशन, तो ये स्पेसिफिक डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने नहीं दी थी, तो ये हेनरी फ्योल यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। उन्होंने फॉर्मल फंक्शन बताया था कि ये है मैनेजमेंट का, बट डेफिनेशन उनकी नहीं थी। ड्रकर डिस्कस मैनेजमेंट रोल इन वर्क ऑब्जर्वेशन नॉट बेसिक डेफिनेशन, ये इसकी भी बेसिक डेफिनेशन नहीं थी, तो पीटर ड्रकर भी यहाँ पे आंसर नहीं रहेंगे। कहता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है डिफाइन मैनेजमेंट एज डिस्क्राइब, तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी थे उन्होंने मैनेजमेंट को इस तरह डिस्क्राइब करा था कि मैनेजमेंट जो है एक एक्टिविटी है और जॉब है, जिसमें वो चार्ज लेते हैं कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का और टीम ऑफ एम्प्लॉयज का, ठीक है। और अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट और लेबर प्रोडक्टिविटी पे उनका फोकस जो था ज्यादा था, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे नहीं रहेंगे कि उन्होंने भी ये डेफिनेशन नहीं दी है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a company has EBIT of rupees 180 lakhs and interest कितना है 60 lakhs का, if EBIT
राइज बाय 10%, ठीक है। ईबीआईटी अगर 10% से बढ़ जाती है तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देख लें ईबीआईटी कितना है हमारे पास, तो ईबीटी निकाल लेते हैं क्योंकि ईबीटी से ही हम ईपीएस निकालते आए हैं, ठीक है। तो ईबीटी देख लेते हैं हमारे पास कितना है, ईबीटी है हमारे पास यहाँ पे 180 माइनस 60, ठीक है, 60 लाख का ही ये। तो ईबीटी आ गया हमारे पास यहाँ पे 120 का, ठीक है। अब हमें फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे क्या रहता है फॉर्मूला, यहाँ पे ईबीटी आ गया, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है, फॉर्मूला क्या रहता है उसका, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यस सही बोल रहे हो, ठीक है, ईबीटी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए फाइनेंशियल लेवरेज, दैट इज 180 अपॉन 120, तो ये कितना आ गया 1.5, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ईपीएस में चेंज देखें तो फाइनेंशियल लेवरेज अगर 1.5 है, ठीक है, तो फाइनेंशियल यहाँ पे लेवरेज हमारी 1.5 टाइम्स आई है, तो मतलब यहाँ पे जो 10% चेंज आ रहा है वो कितना इंक्रीज होगा, यहाँ पे राइज हुआ है तो ये भी इंक्रीज ही होगा ऑब्वियसली यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। अगर हमारा यहाँ पे ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है तो ईपीएस भी इंक्रीज होता है। तो अगर ये 1.5 टाइम्स है तो 10% राइज कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10% कर लीजिए, ठीक है, 10%, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, यस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यस 15% राइज आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।